या कभी नहीं बंद होता वो पानी से सुखा देंगे मुझे किताब से खत्म करके आगे तुम्हें आवाज आ रही है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। इंक न बोली मुंशी जी है मुंशी जी नीचे खड़े रहो इंक निकाल के दे बदल जाओ उसे बदल जाओ खोलो ना वो शुरू कर रहे हैं 1 मिनट एक तो
another concept of oxidation and reduction reaction in terms of metal and non-metal. पहले हम लोग पढ़े in terms of हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अब हम लोग पढ़ेंगे in terms of metals and non-metals. नॉन मेटल और मेटल के टर्म में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज oxidation is defined as number one, the addition of non-metal, to a substance, किसी सब्सटेंस में नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और द रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ नॉन मेटल, द रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम ए सब्सटेंस में से मेटल का निकलना, ये ऑक्सीडेशन है। Oxidation is defined as the addition of non-metal to a substance. किसी सब्सटेंस में नॉन मेटल का जुड़ना या मेटल का निकलना, रिमूवल ऑफ मेटल फ्रॉम ए सब्सटेंस से मेटल का निकलना या सब्सटेंस में मेटल का जुड़ना, नहीं सॉरी, सब्सटेंस में नॉन मेटल का जुड़ना या मेटल का निकलना ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन इसका ठीक उल्टा हो गया। रिडक्शन इज डिफाइंड एज नंबर वन, द एडिशन ऑफ देखो, इसमें था एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ मेटल का जुड़ना टू ए सब्सटेंस में मेटल का जुड़ना, नॉन मेटल का निकलना, उल्टा इसका। द रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ नॉन मेटल रिडक्शन, नॉन मेटल फ्रॉम ए सब्सटेंस से नॉन मेटल का निकलना, सब्सटेंस में नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और सब्सटेंस से नॉन मेटल का निकलना रिडक्शन। सब्सटेंस से मेटल का निकलना ऑक्सीडेशन और मेटल का जुड़ना रिडक्शन। एडिशन ऑफ मेटल टू ए सब्सटेंस रिडक्शन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम ए सब्सटेंस, ठीक उसका उल्टा। आवाज जा रही है ना? हेलो, यस ठीक है? यस सर। ये हो गया। हम लोग दूसरा कंसेप्ट पर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का जुड़ना और मेटल का निकलना ऑक्सीडेशन, और मेटल का जुड़ना नॉन मेटल का निकलना रिडक्शन। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल Na+O2, Na+O2, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम को हवा में जलाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। Na+ जलाएंगे कुछ, सोडियम तो हवा में ऐसे जल जाएगा, हवा में रखेंगे कुछ देर में आग लग जाएगा, जो कि बहुत रिएक्टिव है। हवा में रखेंगे आग लग जाएगा, पानी में रखेंगे आग लग जाएगा, तो इसको गर्म करने की जरूरत ना है। इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ये रिएक्शन है, चलिए बैलेंस कर दिया जाए। और दो गो कर दे, सोडियम 4 गो हो गया, सोडियम 4 गो, 4Na+O2 2Na2O। अब इसमें हम लोग देखें Na का क्या होगा। Na देखो Na का क्या हुआ, Na में ऑक्सीजन जुड़ गया,
देखो Na में ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना, मतलब Na में ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब Na में नॉन मेटल जुड़ा। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम में नॉन मेटल जुड़ा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन जुड़ा, Na नॉन मेटल जुड़ा। और नॉन मेटल का जुड़ना क्या होता है? The addition of non-metal to a substance is called oxidation. non-metal का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर non-metal जुड़ रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इसमें क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा, इससे ऑक्सीडेशन हुआ। नहीं, एडिशन ऑफ नॉन मेटल लिखते हैं, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, इसमें नॉन मेटल जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल के टर्म में पढ़ना है। तो चलो ये हो गया ऑक्सीडेशन, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि सोडियम में नॉन मेटल जुड़ा, और नॉन मेटल का जुड़ना देखो देखो डिफाइन में, एडिशन ऑफ नॉन मेटल टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आई इसका देखो तो इसका क्या, इससे बन गया ई, बना ना, इससे क्या हुआ, इसमें क्या जुड़ा, इसमें सोडियम जुड़ा, Na2O, O2 से बन गया Na2O, यानी इसमें सोडियम जुड़ा, यानी इसमें मेटल जुड़ा। अब मेटल का जुड़ना क्या होता है? एडिशन ऑफ मेटल टू दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए रिडक्शन हो गया, रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ मेटल, उठा एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल। अब एडिशन ऑफ मेटल, मेटल का जुड़ना रिडक्शन, नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन, तो इसमें नॉन मेटल जुड़ा, इसमें मेटल जुड़ा, इसमें नॉन मेटल जुड़ा, इसमें मेटल जुड़ा, तो मेटल जुड़ा मतलब इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, नॉन मेटल जुड़ा, यानी सोडियम Na oxidized to Na2O and O2 reduced to Na2O. Na is being oxidized. Na is being oxidized to Na2O. Sodium is being oxidized to sodium oxide. Oxygen is being reduced to sodium oxide. Oxygen is being reduced to sodium oxide. O2 is being reduced to Na2O. And Na is being oxidized to Na2O. Na is being oxidized to Na2O. और O2 is being reduced to Na2O. अब देख सोडियम यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, सोडियम हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अच्छा, आप O2 का हुआ रिड्यूस हुआ, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो O2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, PbO प्लस C, Pb प्लस CO, CO2, Pb प्लस CO2, 2PbO प्लस C, 2Pb प्लस CO2। अब देखिए कि क्या क्या हो रहा है। लीड ऑक्साइड कार्बन के साथ मिला के गर्म किया तो बन गया लीड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें से नॉन मेटल निकल रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, लीड ऑक्साइड से लीड बन गया, मतलब ऑक्सीजन इसमें से निकला,
जो इसमें जाके मिला है, ऑक्सीजन इसमें से निकला, मतलब इसमें से नॉन मेटल निकला, और नॉन मेटल का निकलना, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। नॉन मेटल का गिरना ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल का निकलना रिडक्शन। रिमूवल ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम ए सब्सटेंस, इसमें से ऑक्सीजन निकला यानी नॉन मेटल निकला, और नॉन मेटल का निकलना रिडक्शन। रिडक्शन इसको कह सकते हैं यहाँ पर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का निकलना रिडक्शन। यहाँ पर देखो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब इसमें नॉन मेटल जुड़ गया, C से CO2 मतलब कार्बन में नॉन मेटल जुड़ गया, और नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इसलिए ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन क्रिया हुई। इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ नॉन मेटल हुआ, नॉन मेटल जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब नॉन मेटल जुड़ गया, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा मतलब नॉन मेटल जुड़ा, या एडिशन ऑफ नॉन मेटल मतलब ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल का कितना ऑक्सीडेशन, यहाँ नॉन मेटल निकला, ऑक्सीजन निकला, नॉन मेटल निकला, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल रिडक्शन, यानी PbO is being reduced to Pb, PbO is being reduced to Pb, and C is being oxidized to CO2. PbO is being reduced to Pb, and C is being oxidized to CO2. और जो रिड्यूस हुआ PbO रिड्यूस हुआ, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PbO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ मतलब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, PbO is the oxidizing agent। क्या और इस तरह से हो गया क्लियर, ओके ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, अब हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में। जैसे पहला मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो बता रहे हैं मैग्नीशियम रिबन जब हवा में जलता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर दो तरह का है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, हवा में जलाते हैं, डैजिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, उसमें फ्लेम निकलता है और डैजिंग व्हाइट लाइट चकाचौंध करने वाले प्रकाश के साथ जलता है मैग्नीशियम। 2Mg प्लस O2 2MgO। इस रिएक्शन के बारे में कुछ डिटेल बताया जाएगा। मैग्नीशियम को जब हवा में जलाते हैं तो डैजिंग व्हाइट लाइट के साथ MgO बनता है, उजला पाउडर तैयार हो जाता है MgO व्हाइट कलर का। मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब देख कहता है कि डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है मैग्नीशियम। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाना हो तो उसको सैंड पेपर से रगड़ना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाना हो तो उसको सैंड पेपर से पहले रगड़ना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए,
उसके बाद जलाना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर कोटिंग आ जाता है रिएक्शन के फलस्वरूप। जैसे लोहा है, हवा और पानी में छोड़ दोगे तो आयरन का ऑक्साइड ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से मैग्नीशियम के ऊपर कंपाउंड का कोटिंग आ जाएगा, जिससे वो मैग्नीशियम नहीं रह पाएगा। उसको रगड़ करके हम लोग उस कोटिंग को साफ करेंगे और तब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो तुरंत डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलना शुरू हो जाएगा। तो मैग्नीशियम रिबन है जो कोटिंग, अब कौची के कोटिंग आता है तो चलो यही कोटिंग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग। मैग्नीशियम रिबन को जलाए, हीट किए तो जल्दी जल्दी रिएक्ट हो गया, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ रिएक्ट हो गया। लेकिन अगर जलाते नहीं है और हवा के संपर्क में मैग्नीशियम अगर रहता है देर तक, कुछ दिन तक, तो क्या होगा, वो हवा से धीरे 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 करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। उस केस में डैजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, वो तो धीरे धीरे रिएक्शन हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग आ गया ऊपर में, ठीक है। और इस तरह से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कोटिंग को पहले सैंड पेपर से रगड़ के हटाना होगा जलाने के पहले। Mg प्लस O2 2MgO। चलो एक कंसेप्ट है कि भाई मैग्नीशियम के ऊपर कौची का कोटिंग आ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग आ गया और रिएक्शन हो गया 2Mg प्लस O2 2MgO। धीरे धीरे रिएक्ट करके इसमें डैजलिंग व्हाइट लाइट नहीं आएगा। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा कहता है किताब में, कोई किताब में, कि मैग्नीशियम के ऊपर कौची के कोटिंग आता है भाई, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग आ जाता है। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है भाई, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg2, Mg का वैलेंसी 2, कार्बन का वैलेंसी 2, MgCO3 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसका कोटिंग आ जाता है। इसका कोटिंग MgCO3 और MgOH2 का कोटिंग आ जाता है, दोनों मिला के मिक्सचर, इसका कोटिंग आ जाता है, जिससे उसको सैंड पेपर से रगड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोटिंग आ गया। इसी को कहते हैं कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग आ गया, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट में बेस है, बेस मिला हुआ है। मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है, CaOH2, MgOH2, ये सब बेस है। हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस होता है। क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग है और उसमें बेस मिला हुआ है, बेस, इसलिए इसको कहा गया कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग आ गया, यानी कोटिंग उसके ऊपर इसका कोटिंग है, दोनों के मिक्सचर का। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ भाई, तो ये रिएक्शन हुआ Mg प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 प्लस H2O, या वाटर वेपर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में तीनों मौजूद है, तीनों से रिएक्ट किया है और तीनों इसमें शामिल हुआ है। अब बन गया है MgCO3 प्लस MgOH2। जरा बैलेंस कर दो, Mg 2 Mg है, 2 लगा, कार्बन 1 2, कार्बन 1 2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 2, हाइड्रोजन 2 2, कार्बन ऑक्सीजन 3 गो में, 2 गो में 5 गो, 2 गो में 2 गो में 4 गो 5 गो किया। कहने का मतलब, अब तू कहोगे कौन लिखे, तो पहले इस चांद में ही दिया हुआ था, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोटिंग आ जाता है, और अब सुधार किया थोड़ा सा नया में, इसको दे दिया सीधे मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग होता है, ठीक है। अब क्या किया जाए, दोनों का कोटिंग हो सकता है कि भाई
उससे रिएक्ट न किया हो, हम क्लियर नहीं बता सकते, जैसा किताब में कह रहा है वैसा करें। ठीक है, ओके, समझ गए? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सेकंड रिएक्शन हम दिखाने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है चूना वाला। वो चूना वाला रिएक्शन क्या है देखिए, सेकेंड रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं क्विक लाइन। जो चूना खरीद के लाते हो दीवार पर पुचारा करने के लिए, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CuO होता है, और वो पानी उसमें डालते हैं तो vigorously रिएक्ट करता है, तीव्रता से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको स्लैग लाइन कहते हैं। हम चूना खरीद के लाते हैं CaO क्विक लाइन, और उसमें पानी डालते हैं तो ये तैयार हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 बन जाता है। ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा हीट भी निकलता है। ठीक है, तो CaO प्लस H2O CaOH2 क्विक लाइन प्लस वाटर स्लैग लाइन, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइन भी कहते हैं। बुझा चूना, कली चूना, बुझा चूना, क्विक लाइन स्लैग लाइन। ठीक है, और इस तरह से पानी में हम लोग फूलने दे देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विक लाइन को बाजार से लाके, और उसमें बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होता है, खोलने लगता है, और उसके बाद स्लैग लाइन तैयार होता है। स्लैग लाइन एक उजला पाउडर है। ठीक है, आप कहिए कि चूना पानी डालेगा पाउडर कहां से मिलेगा? पाउडर नहीं मिलेगा तो CaOH2 का घोल मिलेगा ना, उसको छान लेंगे और जो पानी मिलेगा वही होगा क्विक लाइन। छानने के बाद सब तो भूलेगा नहीं, बहुत सा ऐसा होगा जो कि ना भूले, उसमें तो CaOH2 मिक्स हो सकता है, तो CaO प्लस CaOH2 बना। अब इस CaOH2 को दीवार पर पोता जाएगा। इसको उजला नहीं है, पानी में घोल है CaOH2 का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको दीवार पर पोता जाएगा CuOH2 को। तो ये क्या होगा कि दीवार पर जैसे पुचारा करेगा, उजला दीवार नहीं होगा, लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, ऐसे फिंगर है। थोड़ा देर के बाद दीवार वहां पर उजला हो जाएगा। यहाँ पर कोटिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं लगेगा, पानी लगा दिए, फिर आगे करने लगे, फिर आगे करने लगे, जब जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए कि उजला हो गया। तो कैसे हो गया भाई? तो CaOH2 का जो कोटिंग किए थे दीवार पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया। कहां से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया? जिस रूम में तुमने कोटिंग किया उस रूम में हवा है कि नहीं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? हो जाता हवा, हवा है ना जबकि, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से CaOH2 जो है क्विक लाइन रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद बन गया CaCO3 प्लस H2O। यही CaCO3 जो कि व्हाइट, ये पानी में नहीं घुलने वाला है, इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आ जाएगा और दीवार उजला हो जाएगा। CaCO3 बनने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to form कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लैग्ड लाइन। Slagged lime is a white powder. More water is added to get calcium hydroxide solution. उसमें हम पानी खूब मिला करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमको चूना डालते हैं, उसमें पाउडर नहीं मिलता है, उस पानी को ढेर डाल ही देते हैं, पहले उसमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है, एक बार उसको छान लेते हैं। When the solution is applied to the wall, जब इस सॉल्यूशन को दीवार पर अप्लाई किया जाता है, जब इस सॉल्यूशन को दीवार पर अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है? इट रिएक्ट स्लोली, वो धीरे धीरे वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से स्लोली रिएक्ट करता है। अब उस दीवार पर थीन पतला शाइनिंग लेयर चमकने लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल, दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट चमकने लगता है, उजला एकदम सफेदी हो गया कैल्शियम कार्बोनेट बनने से। और यही रिएक्शन है दोनों, और इस तरह से सेकंड रिएक्शन था इंपॉर्टेंट।
अब हम लोग आगे पढ़ाएंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, मेटल क्रोन हो जाता है, क्रोशन ऑफ मेटल्स। ऑक्सीडेशन होने से मेटल का क्रोशन होता है। बंद कर रहे हैं सभी आगे, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। साथ बनवाने में उठा रहा है। जा रही है आवाज? Yes, sir. फोटो नहीं। यस सर। और थोड़ा सा तेज बोलो। अरे फोटो यस सर। करेगा बदतमीजी? हाँ, सिखाए हम। फोटो दिखाई दे रहा है? नो सर। No, sir. रुको रुको, ब्लैक है स्क्रीन। 1 मिनट, हम ज्वाइन कर। चलो ठीक है। पोर्शन 1 हो गया था। 2 की बात करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में किस तरह राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था, यह हम जानने की यहां पर कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप पढ़े होंगे भारत में राष्ट्रवाद, वैसे ही आपको यहां पर यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, यह जानने का मौका मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बगल में एक बॉक्स दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, वो याद करना आपको जरूरी है। ठीक है,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आने वाले हैं, तो इसलिए वो आपको काफी हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उनमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज भारत में भी। ये चीज हम आपको बताते हैं कि जो भारत का नक्शा आप पहले देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। अगर आप भारत का नक्शा पहले वाला देखते हो तो आपको आश्चर्य महसूस होगा, क्योंकि जो राष्ट्र आज है, मतलब जो राज्य आज है, वो पहले नहीं थे। कईयों की सीमाएं बदली गई, है ना, कईयों के नाम बदले गए और कई नए राज्यों का गठन भी हुआ। ठीक वैसे ही यूरोप में भी हुआ था। यूरोप में क्या हुआ था कि कई नए राज्यों का निर्माण हुआ था, कई नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ था। जो राष्ट्र आज आप जानते हो वैसे राष्ट्र पहले थे ही नहीं वहां पर। कहता है जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब कभी थे ही नहीं। पहले क्या हुआ करता था, राजशाही, डचीज और कैंटन्स। ठीक है, यानी ये इलाका बटा था, कैसे हमारे यहाँ उपनिवेश था, वैसे ही उनके यहाँ राजशाही, डचीज और कैंटन्स में यूरोप बटा हुआ था, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, मतलब स्वतंत्र क्षेत्र थे। जैसे हमारे यहाँ क्या था, एक उपनिवेश पर एक अंग्रेज का शासन था, वैसे ही वहां पर जो क्षेत्र थे राजशाही, डचीज या कैंटस, उन पर स्वायत्त क्षेत्र था, उन पर एक राजा का शासन था। कहता है कि पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। इस चीज को समझिए, यहाँ पूर्वी और जो मध्य यूरोप था वहां पर राजा का शासन था, अत्याचारी राजा का शासन था, और वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो बिल्कुल अलग अलग जाति, धर्म, सभ्यता के लोग थे। यानी कि किसी एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं था, किसी एक का दूसरे के साथ कोई भाईचारे का संबंध नहीं था, किसी को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं था, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग एक क्षेत्र में रहते थे, बिल्कुल अलग अलग समूह के लोग एक क्षेत्र में रहते थे जो निरंकुश राजा के अधीन थे। कहता है कि वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। उनका कहना था कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब अलग है, उनकी सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है, धर्म अलग है, जाति अलग है, यानी हमारी कोई सामूहिक पहचान नहीं है, हम एक नहीं है, हम लोग बिल्कुल अलग है, वो अलग है, हम अलग है, सारे लोग यहाँ पर अलग है, किसी का एक दूसरे से कोई मेल नहीं। कहता है कि अक्सर वे अलग अलग भाषा बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। जैसा कि हम आपको बताएं कि उनकी भाषाएं अलग थी और वो लोग अलग अलग जाति के सदस्य थे। कहता है जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य, एक साम्राज्य था जिसका नाम था हैब्सबर्ग साम्राज्य, वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था, है ना। कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था, यानी जो हैब्सबर्ग साम्राज्य का निर्माण हुआ था वो अलग अलग क्षेत्र, है ना, और अलग अलग जनसमूहों को जोड़कर बनाया गया था। यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य का जो निर्माण हुआ था वो अलग अलग वर्ग समूह और अलग अलग, है ना, जनसमूहों और क्षेत्रों को जोड़कर बनाया गया। एल्पस के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल थे, यानी ये क्षेत्र का नाम, ठीक है, जहां के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। यानी यहां पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो ज्यादा संख्या में रहते। कहता है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य में लैम्बॉर्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य में लैम्बॉर्डी और तुम्हारा क्या कहता था, वेनेशिया, वहां पर ज्यादातर लोग इतालवी भाषा बोलते थे, है ना। जर्मन के साथ साथ इतालवी का भी यहां पर आपने मेल देखा। कहता है हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते हैं। तीन भाषा तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर तीन अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसके अलावा कई और भाषाएं थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी एक चीज तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अलग अलग भाषा समूह के लोग जो थे यहाँ पर रहते थे। कहता है गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। जो गालिशिया क्षेत्र था वहां पर रहने वाले राज परिवार के लोग जो होते थे वो पोलिश भाषा का इस्तेमाल करते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा
हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निवोला में स्लोवेन, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन। एक चीज जो हम शुरू में आपको बताएं कि विभिन्न जातीय समूह, विभिन्न वर्ग समूह और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों से मिलकर बना था आपका हैब्सबर्ग साम्राज्य। यहाँ पर जो चीज हम आपको बता रहे हैं उससे ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो थे वो बिल्कुल अलग जातियों के थे, अलग भाषा के थे, है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पर और आपको पता होगा कि यहाँ की आबादी का ज्यादातर जो हिस्सा था वो किसान था और कुलीन के अंदर में रह, या कह सकते हैं कि भूदासत्व की तरह वो क्या करता था, खेती का काम करता था। यानी जनसंख्या के ज्यादा लोग किसान थे और साथ ही साथ वो राजा के अधीन रहकर खेती का काम करते थे। यानी कि इनके पास अपना खेत नहीं होता था, ये राजा के खेतों पर क्या करते थे, काम किया करते थे। कहता है कि ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं। सबसे पहली चीज, अगर आप हैं, हम हैं, या इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, है ना, अगर सारे लोगों को ये लगे कि ये हमसे अलग है और वो भी अलग है, सारे लोग अलग हैं, है ना, तो क्या कभी राष्ट्रीय एकता या आपसी एकता को बढ़ावा मिल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी आपसी एकता को बढ़ावा तभी दिया जा सकता है जब वो अपने आप को एक वर्ग समूह का हिस्सा मानेंगे तब। लेकिन ये तो थे कि खुद को एक दूसरे से अलग मानते थे, जाति के तौर पर, भाषा के तौर पर, सभ्यता और संस्कृति के तौर पर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो थे बिल्कुल अलग थे। और इनका निर्माण भी कैसे हुआ था हम बताए थे, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न जनसमूहों को जोड़कर हैब्सबर्ग साम्राज्य का निर्माण हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। सवाल ये उठता है, जब एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव नहीं था, एक दूसरे से इनका कोई जुड़ाव नहीं था, तो फिर ये रहते क्यों थे? क्यों नहीं वैसे जगहों पर जाके बस जाते थे जहां पे इनके वर्ग समूह के लोग रहते हैं? क्यों एक ही जगह पर रहते थे अलग अलग खुद को मानने वाले? तो इसका कारण एक था, राजा के प्रति सम्मान। भले ही लोग एक दूसरे से खुद को अलग मानते थे, लेकिन सारे लोगों की निष्ठा जो थी वो राजा में थी। यानी सारे लोग जो थे वो सम्मान करते थे किसका? राजा। और यही कारण था कि वो लोग अलग अलग जाति समूह, अलग अलग धर्म समूह, अलग अलग भाषा समूह के होते हुए भी वो हैब्सबर्ग साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, यानी राजा के प्रति सम्मान ही उनको एक क्षेत्र में जोड़कर रखे। ठीक है, बात करेंगे राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे होगा। तो इसमें आता है सबसे पहले कुलीन वर्ग और नया मत। इनके बारे में जानेंगे कि इनका उदय कैसे हुआ, है ना, इन्होंने शासन कैसे किया, इन्होंने राष्ट्र के लिए या राष्ट्र को आजादी दिलाने के लिए लड़ाइयां कैसे लड़ी। इन चीजों के बारे में जो यहाँ पे मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने क्या क्या किया देश को आजाद करने के लिए, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर जानने का मौका। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग। अगर देखा जाए कि सबसे ताकतवर जमीन के मामले में कौन था, तो वो था कुलीन वर्ग। यानी सबसे ज्यादा जमीनों का जो मालिक हुआ करता था यूरोप में, वो कुलीन वर्ग हुआ। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। आज हमारे क्षेत्र में भी क्या है, आज हमारे क्षेत्र में भी आप देखते होंगे शादियां जो होती है एक वर्ग समूह में ही होती है। यानी जो एक संस्कृति से जुड़े होते हैं, एक जातियों से जुड़े होते हैं, वैवाहिक बंधन उन्हीं जातियों में बनता है। वैसी ही स्थिति उस समय यूरोप में भी थी। देखिए क्या कहता है, कहता है कि इस वर्ग के सदस्य यानी कुलीन वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। यानी उनकी जो जीवन शैली थी, जीवन जीने का जो तरीका था, वो बिल्कुल सब कुलीन वर्गों का एक जैसा था। कहता है कि चाहे वो इस क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में हो, लेकिन अगर वो कुलीन है तो वो एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे। यानी ये जो आपकी क्षेत्रीय ये जो आपकी साझा जीवन शैली थी वो क्षेत्रीय विभाजन में भी व्याप्त थी। ये जीवन शैली सिर्फ एक क्षेत्र में ही व्याप्त नहीं थी, अलग अलग क्षेत्रों में भी व्याप्त थी। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे कुलीन वर्ग यहाँ हो, जर्मनी में हो या फ्रांस में हो या फिर आपका इटली में हो, कहीं पर भी होगा, उसकी जीवन शैली जो होगी एक तरह की होगी, है ना। कहता है कि वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक। जो कुलीन वर्ग थे वो गांव में उनके जायदाद हुआ करते थे, लंबी चौड़ी खेती हुआ करती थी, और शहर में उनकी हवेलियां हुआ करती थी, है ना। कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए
तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। यानी अगर कोई राजनीतिक कार्य हो रहा है ना, राजनीति संबंधित कोई कार्य हो रहा है या बड़े बड़े लोग जिस मीटिंग में आए हुए हैं, वैसे जगहों पर ये लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, है ना, इंटरैक्शन करने के लिए, बातचीत के लिए वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। कहता है कि मगर यह शक्तिशाली, उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। जैसा कि हम आपको बताएं कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनकी शादियां कुलीन वर्ग में ही होती थी, यानी ये जुड़ते थे तो वैवाहिक बंधनों के, ठीक है, यानी शादियां होती थी तो रिश्ते बढ़ते थे और इस तरह से इनका जुड़ाव जो होता था एक दूसरे से बढ़ता जाता था। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। याद है जब हम पढ़ा रहे थे पावर शेयरिंग में एक चीज आपको बताया थे कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या बेल्जियम में कम थी, डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन फिर भी देखा जाता था कि आर्थिक रूप से जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो क्या थे, समृद्ध थे, ताकतवर भी थे। डच की संख्या ज्यादा थी लेकिन फिर भी वो क्या थे, कमजोर थे। तो यहां पर भी वही चीज आपको बताया जा रहा है कि जो लोग कुलीन वर्ग के थे उनकी संख्या वहां पर कम थी, यानी उनकी आबादी जो थी वो कम थी, लेकिन फिर भी जो थे वो लोग, है ना, क्या थे, आर्थिक रूप से काफी समृद्ध थे, ताकतवर थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग किसान थे। कुछ देर पहले भी आपको बताया कि जनसंख्या के जो अधिकतर लोग थे वो किसान थे, क्योंकि कुलीनों की संख्या तो काफी कम थी। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी होती थी जिस पर भूदास खेती करते थे। अगर आप यूरोप के पश्चिम में चले जाइए तो वहां पर क्या होता था, लीज पर लेके या कहते हैं ना बटाई पर लेके वहां पर किसान खेती करते थे। लेकिन पूर्वी और मध्य यूरोप में क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े जमीन का प्लॉट होता था राजाओं का, और उस पर वो क्या करते थे, भूदासों से वो खेती करवाते थे, है ना। भूदास का मतलब हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं पिछले चैप्टर में कि भूदास का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका। उद्योग लगेंगे तो शहर विकसित होगा ही होगा। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे दिल्ली वगैरह है, गुड़गांव उधर भी पड़ता है, जहां पे फैक्ट्रीज ज्यादा है, लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं ताकि उनको फैक्ट्रीज जाने में ज्यादा दूरी तय करनी न पड़े, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उद्योग लगा, उद्योग बढ़ने के साथ या उद्योगों के विकसित होने के साथ वहां पर शहरीकरण आरंभ हो गया, यानी शहर बसने वहां पर क्या हो गया, शुरू हो गए। वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, यानी कि जो बिजनेसमैन थे वो बढ़ने लगे धीरे धीरे। बहुत सारे लोग जिनके पास या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक थी वो धीरे धीरे छोटा छोटा बिजनेस करके ही वो अपना व्यवसाय करना शुरू कर दिया, यानी कि एक नए वर्ग का उदय हुआ, वाणिज्यिक वर्ग या व्यापारी वर्ग भी हम कह सकते हैं कि जैसे उद्योग लगने लगे धीरे धीरे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको हम वाणिज्यिक वर्ग के नाम से जानते हैं। कहता है कि इनका अस्तित्व, वाणिज्यिक जो वर्ग था वो किस चीज पर टिका था, जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के बारे में समझ, बिजनेसमैन है क्या, बिजनेसमैन तभी टिका रहेगा जब वो मार्केट में सप्लाई करता रहेगा और उसका सब प्रोडक्ट जो है वो सेल होता रहेगा। हम सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हैं, मेरा मार्केट में परचेजिंग ही नहीं हो रहा है, तो परचेजिंग ही नहीं होता, सिर्फ हम प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन के साथ साथ सेलिंग भी होना चाहिए, है ना। मार्केट तो तभी होगा जहां पे प्रोडक्शन के साथ साथ सेल भी हो रहा है, लेकिन अगर सेल नहीं हो रहा है या सेल है, डिमांड है और आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो, तब आपका मार्केट में टिक पाना क्या होगा, असंभव, ठीक है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो लोग क्या करने लगे, प्रोडक्शन ज्यादा करने लगे, क्योंकि उनका जो अस्तित्व था टिका था बाजार के लिए उत्पादन पर। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान हुआ। इंग्लैंड में शुरू में ही हो गया था 18वीं सदी के दूसरे भाग में, लेकिन जर्मनी और फ्रांस में 19वीं सदी के में हुआ था। कहता है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह कहता है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, एक नए सामाजिक समूह अस्तित्व में। नया सामाजिक समूह तो पता ही दिया, कौन सा नया सामाजिक समूह आया, वाणिज्यिक वर्ग आया या व्यापारी वर्ग भी कह सकते हैं। कहता है कि एक और इसके साथ आया श्रमिक वर्ग, है ना, मध्य वर्ग
श्रमिक, देखिए उद्योग लगेगा तो श्रमिकों का जरूरत पड़ेगा, उद्योग है तो श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो उद्योगों में काम कौन करेगा? तो एक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और दूसरा वाणिज्यिक वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग हम बताएं दिए, जिसको मिडिल क्लास के भी नाम से जाना गया। कहता है कि मध्य वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों का नाम आया। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक छोटा था। लास्ट होते होते 19वीं सदी का लास्ट होते होते तक ये लोग काफी ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए, यानी इनकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी, यानी बहुत कम लोग जो थे व्यापार से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही 20वीं सदी आया, 20वीं सदी आते आते इनकी जो संख्या थी उसमें काफी ज्यादा विस्तार होने लगा, यानी इनका विस्तार जो था वो काफी ज्यादा होने लगा। कहता है कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद जब राजाओं के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो उसके बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी जो मिडिल क्लास लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उनके बीच जो राष्ट्र भक्ति थी वो काफी ज्यादा फेमस हो गई। वो लोग देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दिए थे। जैसे ही राजतंत्र खत्म हुआ, ठीक है, जैसे ही जो कुलीनों के विशेषाधिकार खत्म किए गए, ये लोग धीरे धीरे क्या होने लगे? ऊपर उठने लगे। बहुत सारे लोग व्यापारी बनने लगे, बहुत सारे लोग विकास करने लगे। यानी जैसे ही विशेषाधिकार खत्म हुआ, इन लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा या बढ़ोतरी होने लगी। उदारवादी का मतलब आप समझते हैं, 9th क्लास में भी हम पढ़ा है उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी, ठीक है। तो उदारवादी के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने। देखो, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। 19वीं सदी की शुरुआत थी जब यूरोप में, तो उदारवादी राष्ट्रवाद से, जो राष्ट्रीय एकता के विचार थे वो उदारवाद से काफी करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका मतलब होता है आजाद, ठीक है। उदारवाद का मतलब यहां पर आपको बताया गया है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद का मतलब क्या था? उदारवाद का मतलब दो था। सबसे पहला मतलब यह था कि हमें आजादी मिले, ठीक है, और साथ ही साथ कानून की नजर में हम सब बराबर, चाहे अमीर हो, गरीब हो, धर्म किसी का भी हो, मतलब किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, कानूनी रूप से हम सब एक समान होने चाहिए और साथ ही साथ हमें आजादी भी मिलनी चाहिए। कहता है फ्रांस, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सबकी सहमति से बने। उदारवादी लोग एक ऐसे सरकार का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सारे लोगों की सहमति हो, है ना, जोर जबरदस्ती की सरकार नहीं हो, सब लोगों से सहमति लेकर क्या करना चाहिए? सरकार बनाना चाहिए। कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। देखो, जब फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, तो उसके बाद से उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि निरंकुश शासन खत्म हो जाए, पादरी वर्ग का विशेषाधिकार जो है, पादरियों को जो विशेषाधिकार मिला हुआ है वो खत्म हो जाए, है ना, संविधान के तहत देश चले, है ना, और साथ ही साथ संसद का क्या हो? निर्माण हो। यानी ये चाहते थे कि हमारा जो देश हो वो पहले की तरह ना रहे, पादरियों के विशेषाधिकार खत्म कर दिया जाए, संसद का निर्माण हो और देश को चलाया जाए संविधान के तहत। कहता है कि 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। जो 19वीं सदी के उदारवादी थे उनका यह कहना था कि संपत्ति अगर हमारी है ना, तो उस पर हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजा हमारी संपत्ति पर अपना अधिकार घोषित न करे। यानी संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाने की जो कोशिश थी वो उदारवादियों की शुरू से चली आ रही है या 19वीं सदी की शुरुआत से चली आ रही है। कहता है कि लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप पढ़े होंगे उदारवादियों के बारे में। उदारवादियों के बारे में हम एक चीज ये बताए थे कि उदारवादियों का मतलब ये होता है कि सरकार जो है वो सबकी सहमति से बने, लेकिन इसका मतलब, और कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वोट देने का अधिकार सबको मिल जाए,
है ना। वोट देने का अधिकार या मताधिकार का जो अधिकार था वो कुछ ही गिने चुने लोगों को मिला हुआ था, और इस बात के लिए कभी आवाज भी उदारवादियों ने नहीं उठाई थी। उनका कभी मानना ही नहीं था ये चीज कि सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। कहता है कि आप याद करें कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र की पहली राजनीतिक प्रयोग थी, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। देखिए, आपको हम फ्रांस की क्रांति पढ़ाए होंगे तो उसमें सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक पढ़ाए होंगे। सक्रिय नागरिक में हम आपको बताए थे कि जिसके पास पैसा है, जो टैक्स पे करता है, वही वोट दे सकता है, वही आपका क्या हो सकता है, नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता है। जो 745 सदस्यों की संख्या थी उसका सदस्य बन सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जो टैक्स पे नहीं करता है, उसको ना तो वोट देने का अधिकार था और ना ही नेशनल असेंबली का सदस्य बनने का अधिकार था। औरतों की तो बात छोड़ ही देते हैं, औरतों के लिए तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया था, उनके मताधिकार का जिक्र ही नहीं था। पुरुषों को नहीं मिला हुआ था, पूरे पुरुष को, तो औरतों की बात तो अलग है। कहता है कि केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार का अधिकार था। जब जैकोबिन का शासन आया था, जैकोबिन क्लब के लोगों का शासन आया था फ्रांस में, तो कुछ समय के लिए उनको वोट का अधिकार मिला था, सारे पुरुषों को, महिलाओं को नहीं मिला था, सारे पुरुषों को मिल गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आया था, नेपोलियन बोनापार्ट के आने के साथ ही क्या हुआ था, फिर से वयस्क मताधिकार का अधिकार जो था संपत्ति विहीन पुरुषों से छीन लिया गया। यानी जैकोबिन शासन के समय थोड़े वक्त के लिए सारे वयस्कों को मताधिकार का अधिकार मिला, जब राजतंत्र से प्रजातंत्र हुआ तब, और जैसे ही फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया, वो जो सारे अधिकार थे वो वापस जनता से क्या कर लिए, छीन लिए। कहता है कि महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पति के अधीन कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि महिलाओं में सोचने समझने की क्षमता नहीं है ना, ये निष्क्रिय नागरिक है, इनसे देश नहीं चल सकता है, कि इनसे देश क्या, खुद का जीवन भी नहीं व्यापन हो सकता है, इसीलिए शादी के पहले ये पिता के अधीन रहेंगी और शादी के बाद ये पति के अधीन रहेंगी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने ऐसा कहकर महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दे दिया। कहता है कि संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाया। पूरा 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में आंदोलन चल ही रहा है, मतलब 20th का शुरुआत में, फर्स्ट में फिर तो मिल ही गया, वो चलिए ठीक है, लाइन है, हाँ है, पंखा बंद है, तो आंदोलन चल रहा था उन लोगों का, ठीक है, कि हमें भी मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिकली अगर बात करें तो इकोनॉमिकली कहता है कि उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। जो टैक्स लग रहा था, है ना, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स जो लग रहा था एक राज्य की सीमा के भीतर, उसको खत्म करने के पक्ष में था आपका उदारवादी। बाजार को मुक्त करना था पूंजीपतियों से, बाजार में मुक्त आवाजाही हो, जिसको मैंने बिजनेस करने का वो करे, जिसको जो बेचना है आगे बेचे, किसी तरह का कंट्रोल यहाँ पर मार्केट में नहीं होना। कहता है 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग, जो 19th सेंचुरी के टाइम जो मिडिल क्लास उभर रहा था, उसकी सबसे जरूरी मांग यही थी कि बाजार को मुक्त कर दिया जाए और पूंजी के आवागमन पर जो रोक लगी हुई है उसको भी क्या कर दिया जाए, उसको भी हटा दिया जाए। कहता है कि 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदम से, याद है प्रशासन में सबसे ज्यादा काम किया था, वो क्रांतिकारी विचारों का समावेश किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो हम आपको पढ़ाते थे। कहता है कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। बहुत छोटे राज्य बने हुए थे आपके फ्रांस में, उन सबको जोड़कर 39 राज्य का क्या किया नेपोलियन बोनापार्ट, एक महासंघ बनाया। हर का जितना था पार्ट, सबका अलग अलग नाप तौल प्रणाली, सबका अलग अलग मुद्रा। हम पढ़ा थे टोल टैक्स है उतना सारा, सबका मेजरमेंट अलग है, 1 मीटर में कहीं 95 सेंटीमीटर हो रहा है तो 105 सेंटीमीटर हो रहा है, सबका मेजरमेंट मीटर है। और तो सबका वहां पे क्या था, करेंसी भी अलग, सब जगह पे मुद्रा अलग अलग। अब व्यापारी को हर टोल टैक्स पे 5% टैक्स पे करना था अकॉर्डिंग टू देयर गुड्स।
मतलब जैसा सामान है, जितना सामान है उसका 5% टैक्स पे करो। अब सब जगह पे जाओ, टोल टैक्स पे मेजरमेंट करवाओ, उसके अकॉर्डिंग उसका 5% टैक्स। टाइम कंज्यूमिंग था, ऊपर से पैसा अलग अलग चलता था, सबको कैरी करके चलना पड़ता था, वो भी परेशानियां। कहता है कि 1833 में 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। क्षेत्र है ना हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, यहां से वहां जाकर सामान बेचने में 11 टोल टैक्स से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे कैसे हम लोग यहाँ से रांची जाते हैं तो बैरियर मिलता है, वहां पे आप गाड़ियों से जाते हैं तो टोल टैक्स देते हो, वैसे ही वहां पे बिजनेसमैन जाते थे सामान बेचने तो उनको 11 सीमा नाकों से गुजरना पड़ता था। परेशानियां कहां पे थी? 5% टैक्स देना है, हर टोल टैक्स पे 5% टैक्स। शुल्क अक्सर वस्तु के वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। अभी बता रहे थे भाई, वजन कितना है, आकार कितना है, इस हिसाब से लगाया जाता था। ठीक है, कहता है कि चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता। अभी वही बता, कहीं पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कहीं पे 105, कहीं पे 95, कहीं पे 85, तो पहले उसका मेजरमेंट करवाइए, मेजरमेंट करा के उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करिए। कहता है कि मसलन कपड़े को नापने का पैमाना ठीक है, कपड़े को मापने का तो हमारे यहाँ क्या है, मीटर में मेजरमेंट करते हैं या फिर सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, वहां एल है। ठीक है, कहता है कि जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ बढ़ती घटती, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाइएगा 11 टोल टैक्स है, सब जगह पे बदलते रहेगा। कहता है कि अगर 1 एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाए, 1 एल मेजरमेंट है, मान लो 1 मीटर मान लो ना, समझने के पर्पज से 1 मीटर कपड़ा अगर फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 54.7 मीटर सेंटीमीटर मिलता, मेंज में खरीदते तो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अब सोच लो सब जगह पे अलग अलग मेजरमेंट यूनिट, सब जगह पे अलग है। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास की में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित है। बोला कि आर्थिक रूप से विकसित कब होंगे, जब फ्री हो जाएगा, एकदम ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, मतलब आदमी फ्रीली जा सकता है, सामान जा सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सब कुछ फ्री, कोई दिक्कत नहीं, तब जाके इकोनॉमी जो होगा वो हाइट करे। कहता है 1834 में 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ, 1 नंबर का क्वेश्चन यही आएगा, एक शुल्क संघ की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया जोलबेराइन, है ना। 1834 में एक शुल्क संघ का निर्माण हुआ प्रशा की पहल पर, जिसको नाम रखा गया जोलबेराइन। कहता है कि लगभग जर्मन जितने भी राज्य थे सब इसमें शामिल, जितने भी जर्मन राज्य थे सब इसमें आ गए। कहता है इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया। अब जो टैक्स लगता था 5% सबको खत्म, कोई टैक्स नहीं लगेगा, आराम से आइए, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मुद्रा की संख्या जो पहले 30 से ज्यादा थी अब उसको 2 कर, राहत तो हुआ ना, कहा 30 कहा 2, तो 1 कर देता तब और बढ़िया रहता, लेकिन 30 से घटा के 30 से ज्यादा था उसको 2 कर। इसके अलावा रेलवे की जाल गतिशीलता बढ़ी, रेलवे ट्रैक बिछने लगा, ट्रेनें चलने लगी, तो बिजनेस करना आसान हो गया, सामानों को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह और आसान हो गया, है ना। और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक, उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। देखो, लड़ाई लड़ना मुंह से काफी नहीं होता है, उसके लिए चाहिए पैसा। भारत में ही आंदोलन चला तो क्या सिर्फ मुंह के बल से चला? पैसा नहीं चाहिए था। अगर पैसा नहीं चाहिए था तो क्यों जो कांग्रेस पार्टी थी वो गरीबों का बहिष्कार करके उद्योगपतियों को सपोर्ट करती थी? इसीलिए ना कि उनसे पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा तो आंदोलन में काम आएगा। इसलिए जैसे ही इन लोग का आर्थिक विकास हुआ तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी और ज्यादा मजबूत हो गई और ये लोग बढ़ चढ़ का क्या करने लगे, आंदोलनों में हिस्सा ले। ठीक है, बाकी कल